बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैटी लिवर डिजीज़ के हवाले से और हाल ही में मुनक्किदा पेरिस में फैटी लिवर डिजीज़ के कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये मेरी तीसरी वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ वो खुलासा शेयर किया था कि उस कॉन्फ्रेंस में जो डेटा प्रेज़ेंट हुआ, जो रिसर्च प्रेज़ेंट हुई, उसका लुबे-लुबाब एक आम शख्स के लिए, एक पब्लिक के लिए, एक पेशेंट के लिए क्या है। उसकी जो डिटेल्स हैं या उसकी जो साइंटिफिक डेटा है वो तो मैं अपने डॉक्टर्स कोलीग्स के साथ वो अपनी लैंग्वेज में शेयर करूँगा। लेकिन जो उसका लुबे-लुबाब था वो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीलॉग में शेयर किया। आज इसी हवाले से एक और एस्पेक्ट है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो अमूमन मुझसे मेरे पेशेंट्स, मेरे कोलीग्स, मेरे पब्लिक जो मेरे कॉन्टेक्ट्स में है, सोशल मीडिया पे वो पूछ लेते हैं, तो ये उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक कंपैरिज़न है। वो ये है कि जिस तरह कि मैंने कहा कि जब हम क्रोनिक लिवर डिज़ीज़ के बारे में बात करते हैं कि क्रोन लिवर है, वो अगर दायमी तौर पर उसमें सोज़श पैदा हो जाए, तो बाद में उसकी पेचीदगियाँ होती हैं, सिरोसिस होता है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो फैटी लिवर डिजीज़ और जो वायरल हेपेटाइटिस है, उनमें मुमासलत क्या है और उनमें फ़र्क क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझसे पूछा भी जाता है और इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से इस पे भी काफ़ी डिस्कशन हुई, तो वो मैं मुख्तसरन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अ, फैट फैटी लिवर डिजीज़ और वायरल हेपेटाइटिस जिसमें हेपेटाइटिस बी है, वायरल हेपेटाइटिस सी है और वायरल हेपेटाइटिस डी है। बी और डी एक साथ आते हैं, सी सेपरेटली आता है और ये तीनों एक साथ भी आ सकते हैं, बी और सी। तो हेपेटाइटिस बी या सी अगर इनकी वजह से जिगर में सोजिश हो जाए या फैटी लिवर डिजीज की वजह से अगर ये जिगर में सोजिश हो जाए, हेपेटाइटिस हो जाए, तो उनमें क्या मुमासिलत है और क्या इनमें डिससिमिलरिटी है, ये एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ है। तो इनमें मुमासलत ये है कि अगर ये क्रोनिक लिवर डिजीज या क्रोनिक हेपेटाइटिस बना है, चाहे वो वायरस की वजह से है बना है, हेपेटाइटिस बी की वजह से, हेपेटाइटिस सी की वजह से या हेपेटाइटिस डी की वजह से, या अगर वो फैटी लिवर डिजीज की वजह से बना है। एक दफा क्रोनिक हेपेटाइटिस का स्टेज आया, तो उसके बाद टाइम के साथ साथ इस क्रोनिक हेपेटाइटिस ने लिवर सिरोसिस में तब्दील होना है। जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो है लिवर सिरोसिस। अब उसकी जो इटियोलॉजी थी, इसकी जो वजूहत थी, वो दो मुख्तलिफ हैं। एक तरफ पे वायरल हेपेटाइटिस है, बी, सी और डी, और दूसरी तरफ पे फैटी लिवर डिजीज है। जब ये चाहे जिस भी वजह से हो, एक दफा क्रोनिक हेपेटाइटिस का स्टेज आया, उसके बाद रूट एक ही है, लिवर सिरोसिस या जिगर का सिकुड़ाव, और फिर इसके बाद इसकी पेचीदगियां, जिसमें चार बड़ी पेचीदगियां हैं जो कि किसी को भी नहीं भूलनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो हेपेटाइटिस बी, सी या फैटी लिवर डिजीज का मरीज है और उसको खुदा ना ख्वास्ता सिरोसिस हो गया है, तो चार बड़ी पेचीदगियां किसी वक्त भी हो सकती हैं, एक साथ आ सकती हैं या एक दूसरे से पहले, एक दूसरे के बाद आ सकती हैं। वो कौन सी चार पेचीदगियां हैं? सबसे पहली पेचीदगी मैं जो बोलता हूं वो है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी या ज़हनी ग़नूदगी या मदहोशी या मुकम्मल तौर पर बेहोश हो जाना। तो ये एक पेचीदगी है जिसको हेपेटिक इंसेफेलोपैथी बोलते हैं। क्रोनिक हेपेटाइटिस हुआ, सिरोसिस हुआ, अब ये एक पेचीदगी आ सकती है। दूसरी पेचीदगी वो खुदा ना ख्वास्ता खून की उल्टियां आना, जिसको वेरिसियल ब्लीड बोलते हैं। सिरोसिस में खुराक की नाली में, इसोफेगस और स्टमक में, मैदे में
जो रगें होती हैं, नसें होती हैं, वो फूल जाती हैं और जब उनमें प्रेशर बढ़ता है, वो फट सकती हैं और फटने के बाद खून की उल्टियाँ आती हैं और पखाना काला हो जाता है, जिसको वेरिसियल ब्लीड बोलते हैं और एक इमरजेंसी होती है, इसका बरवक़्त इलाज ज़रूरी होता है वरना खुदा ना ख़वास्ता मरीज़ की मौत का बाइस भी बन सकती है। तीसरी पेचीदगी पेट में पानी का जमा हो जाना जिसको एसाइटिस बोलते हैं। पेट में पानी का जमा हो जाना और चौथी इम्पोर्टेंट पेचीदगी खुदा न ख़वास्ता वो जिगर में रसोली का बन जाना यानी जिगर के कैंसर का बन जाना। ये जो पहली 3 पेचीदगियाँ हैं, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी या मदहोशी आना, वेरिसियल ब्लीड या खून की उल्टियाँ आना, पखाने का काला हो जाना या पेट में पानी का जमा हो जाना, एसाइटिस, ये आती जाती हैं। आई हैं, इलाज किया, ठीक हो गया, फिर आ गई, इलाज किया, ठीक हो गया, फिर आ गई, इलाज किया, ठीक हो गया। लेकिन लिवर कैंसर जब एक दफ़ा आ जाता है, तो वक़्त के साथ-साथ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, हत्ता कि लाइलाज स्टेज पे पहुँच जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी पेचीदगियाँ होती हैं, वो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, लेकिन ये 4 पेचीदगियाँ आप याद रखें। तो ये तो इनमें मुमासिलत है। चाहे क्रोनिक हेपेटाइटिस वो वायरल वजह से हुआ है, बी, सी या डी की वजह से हुआ है, ये फैटी लिवर की वजह से हुआ है। र बाद में जब क्रोनिक हेपेटाइटिस बन गया फिर उनका रास्ता एक है। मसलन आप मोटरवे पे आ रहे हैं, M1, M2, M3 मोटरवे पे आ रहे हैं, कराची तक जा रहे हैं, तो चाहे आप अगर पेशावर से स्टार्ट कर रहे हैं तो चाहे आप बनू की साइड से आए हैं या चाहे आप स्वात की तरफ से आए हैं, एक दफ़ा मोटरवे पे चढ़े तो फिर रास्ता आपका एक है। तो चाहे वायरल हेपेटाइटिस बी, सी, डी था या फैटी लिवर डिजीज़ था, एक दफ़ा मोटरवे पे चढ़े, क्रोनिक हेपेटाइटिस हुआ फिर रास्ता एक है। ये तो हो गई मुमासलत। अब इनमें फ़र्क क्या है? वो हेपेटाइटिस या सिरोसिस एक तो उनकी इटियोलॉजी है कि एक में वजूहात वायरल है, बी, सी, डी है और दूसरे में नॉन वायरल है, वायरल जो कि फैटी लिवर है, ये जिगर में चर्बी का जमा हो जाना। दूसरा जो फ़र्क है वो ये है उनकी तशख़ीस। वायरल एटियोलॉजी या वायरल की बीमारियों की तशख़ीस के लिए हम लेबॉरेटरी के टेस्ट करते हैं, पीसीआर करते हैं और देखते हैं कि वो जरसूमा वो ज़िंदा है या वो ख़त्म हो गया है या एक्टिव नहीं है। जबकि फैटी लिवर डिजीज़ में हम वो तो ज़ाहिरन हो जाता है कि जिस तरह के मैंने कहा कि अल्ट्रासाउंड पे आता है कि फैटी लिवर डिजीज़ है, उसके बाद एसोसिएटेड कंडीशंस हैं, उनकी हम टेस्ट करते हैं। एट द एंड जब सिरोसिस होता है तो फिर तो डायग्नोसिस आसान होती है, अल्ट्रासाउंड होता है, बाकी कुछ एंडोस्कोपीज़ होती हैं, चीज़ होती है, पता चलता है। इलाज में क्या फ़र्क है? इलाज में बुनियादी फ़र्क ये है कि अगर ये वायरसेस हैं, बी या सी हैं, तो उन वायरसेस का इलाज आपको चाहिए। हेपेटाइटिस सी में वो जो इलाज होता है वो तकरीबन 3 महीने का होता है या मैक्सिमम 6 महीने तक हो सकता है। फिर उसमें वायरस खत्म हो जाता है और इलाज पूरा हो जाता है और फिर सिरोसिस का इलाज चल रहा होता है। जबकि अगर हेपेटाइटिस बी है जिस शख्स को तो वो जो वायरस की कंट्रोल करने की हम गोलियां देते हैं वो गोलियां पूरी उम्र के लिए लाइफ लॉन्ग के लिए उस शख्स ने लेनी होती है, उस मरीज ने लेनी होती है। क्योंकि हेपेटाइटिस सी की ऐसी दवाइयाँ तो आई हैं जो कि हेपेटाइटिस सी के वायरस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती हैं, जबकि हेपेटाइटिस बी की ऐसी अभी तक कोई दवाई नहीं आई जो कि इसके वायरस को ख़त्म करे, वो इसके वायरस को कंट्रोल करती हैं। जिस तरह के ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी में हम सारी उम्र दवाई देते हैं, इसी तरह हम हेपेटाइटिस बी में भी सारी उम्र दवाई देते हैं। अगर ये वायरस एक्टिव है, तो लाइफ लॉन्ग उम्र भर के लिए हम इस वायरस को कंट्रोल करते हैं। और अगर कोई शख्स हेपेटाइटिस बी की वजह से सिरोसिस हो गया है, तो फिर तो अगर इसका वायरस एक्टिव भी नहीं है, फिर भी हम उसको वायरस की कंट्रोल करने की दवाई देते हैं ताकि खुदा ना ख़वास्ता किसी वक़्त ये वायरस दोबारा एक्टिव ना हो जाए। अगर एक्टिव होगा सिरोसिस के मरीज़ में तो जिगर को नुकसान पहुँचाएगा। तो वायरल एटियोलॉजी की वजह से, वायरसेस की वजह से जो सिरोसिस है उसमें तो वायरस को कंट्रोल करने की दवाइयाँ 3 से 6 महीने के लिए हेपेटाइटिस सी में और उम्र भर के लिए हेपेटाइटिस बी में देनी होती हैं। जबकि फैटी लिवर की
वजह से जो सिरोसिस होता है, अगर वो सिरोसिस नहीं होता, शुरू के स्टेजेस होते हैं, अभी सिर्फ फाइब्रोसिस या हेपेटाइटिस है और सिरोसिस नहीं बना, तो इस वक़्त तो फिर वो जो गोलियाँ हैं रेस्मेट्रोम वगैरह वो भी हम दे सकते हैं, या जो सिमाटाइड गोली है ये भी हम दे सकते हैं, और काफ़ी टाइम तक, कम से कम 1, 2, 3 साल तक देनी होती है। ये जो सिमाटाइड के इलाज है, ये तो शायद कई सालों तक, या कभी-कभार उम्र भर भी दी जा सकती है, बशर्ते कि उसका सिरोसिस, एडवांस्ड सिरोसिस ना हो। इसके अलावा जो दूसरा फ़र्क है वो खुराक में। जो वायरस की वजह से हेपेटाइटिस बी, सी या डी की वजह से अगर क्रोनिक हेपेटाइटिस है, तो उसमें खुराक का, ठीक है, वो रोल है कि हेल्दी खुराक खानी चाहिए, परहेज़ नहीं करनी चाहिए। उसमें बोलते हैं कि परहेज़ ना करें, हेल्दी डाइट खाएँ। जबकि फैटी लिवर की वजह से जो हेपेटाइटिस है, जिसको अ, फैटी लिवर की वजह से हेपेटाइटिस बोलते हैं, जिसको मैश बोलते हैं, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोहेपेटाइटिस बोलते हैं। वह एक मेडिकल टर्म टर्म हो गया, इसलिए मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा था। इस स्टेज पे हम कहते हैं कि आप परहेज़ करें, आप मीठा बंद करें, आप चिकनाई बंद करें, आप चपाती आदि करें, आप चावल बंद करें और एक्टिविटी करें, रेगुलर एक फिज़िकल एक्टिविटी करें। तो यहाँ पे ये फ़र्क है कि उसमें हम खुराक अच्छी देते हैं। ऑफ कोर्स उसमें ये घी-मी की चीज़ें नहीं देते हैं, लेकिन वही हेल्दी डाइट देते हैं जिसमें गोश्त का कोई परहेज़ नहीं है वगैरह-वगैरह। जबकि फैटी लिवर में हम ये परहेज़ ज़्यादा करवाते हैं, लाइफ़स्टाइल की चेंज करते हैं। दवाइयों का मैंने आपसे कहा कि अगर हेपेटाइटिस बी है तो उम्र भर के लिए गोलियाँ देनी होती हैं, वायरस की हेपेटाइटिस सी है तो 3 से 6 महीने के लिए, बशर्ते कि वायरस पॉज़िटिव हो, और इधर फैटी लिवर में फिर उसकी अपनी मेडिसिन देनी होती है। दूसरा जो जिन दोनों में फ़र्क होता है, वो ये है कि हेपेटाइटिस सी की वजह से पहले क्रोनिक हेपेटाइटिस सी होता है, फिर इसके बाद सिरोसिस होता है, फिर इसके बाद खुदा ना ख़वास्ता ट्यूमर बन सकता है। जबकि हेपेटाइटिस बी और फैटी लिवर में जो फ़र्क है, सी एक तरफ अगर हम अ, इसकी जो सबसे खतरनाक पेचीदगी है लिवर कैंसर, उसका ले लें, तो हेपेटाइटिस सी में लिवर कैंसर बनने के लिए क्रोनिक हेपेटाइटिस सी का स्टेज होगा, फिर सिरोसिस का स्टेज होगा, फिर कैंसर बनेगा। जबकि हेपेटाइटिस बी में और फैटी लिवर में खुदा ना खास्ता क्रोनिक हेपेटाइटिस के बाद डायरेक्ट कैंसर बन सकता है। यानी वो जो रास्ता है ना कि सिरोसिस इसके बाद कैंसर, यहाँ पे खुदा ना खास्ता सिरोसिस के कैंसर को बाईपास करते हुए कैंसर बन सकता है। तो इस लिहाज से फैटी लिवर और हेपेटाइटिस बी ज़्यादा खतरनाक है बनिस्बत हेपेटाइटिस सी के। मेरे इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को डराऊं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अब मेडिसिन इस स्टेज पे है कि इन टाइम डायग्नोसिस अगर हो जाए और इन टाइम बहुत ही एक्टिव इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट मौजूद है, और फैटी लिवर का तो बहुत ही कोई बात कि कुछ भी ना, कोई दवाई ना लें, कोई इंजेक्शन ना लगाएं, बस अपने डाइट पे, लाइफस्टाइल पे कुछ चेंज करें, अपने परहेज में मीठा बंद कर दें, चावल बंद कर दें, चपाती का इस्तेमाल कम करें, चिकनाई बंद कर दें, फिजिकल एक्टिविटी करें। इसमें तो आपके पैसे नहीं लगते, इसमें तो आपको कोई एक्स्ट्रा देना नहीं होता। तो इन तीनों बीमारियों में फैटी लिवर डिजीज, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी में जो सबसे सस्ता इलाज है वो फैटी लिवर डिजीज का है, और जो सबसे ज्यादा फायदा मिलता है वो फैटी लिवर में ही मिलता है बनिस्बत हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के। तो एक पॉजिटिव चीजों को देखें, बजाय इसके कि आप ये कहें कि फैटी लिवर डिजीज है अब तो मुझे सिरोसिस हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। हाँ, खुदा ना खास्ता अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, आप इंटरवेंशंस को जो डॉक्टर ने आपको कहा है उसको फॉलो नहीं करेंगे, फिर ये पेचीदगियां हो सकती हैं, और इसकी जिम्मेदारी फिर आप पर होगी, आपके डॉक्टर पे नहीं होगी। तो इसमें आप अपना इलाज खुद करते हैं। आपको बाजार से अमूमन अक्सरियत को बाजार से गोलियां लेके खाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बदकिस्मती से हम लोग कहते हैं कि हम बाजार से गोलियां लें, हम इंजेक्शंस लें, हम खर्चा करें। वो तो ठीक है, लेकिन अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते।
क्योंकि लाइफ़स्टाइल को चेंज करने में आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ता है। आपको ज़रा टाइम देना होता है फिज़िकल एक्टिविटी को, एक्सरसाइज़ को। आपको जब आप बैठे होते हैं, खाना खाते हैं, उस वक़्त आपने अपने नफ़्स पे कंट्रोल करना होता है। आपने अपने हाथ पे कंट्रोल करना होता है। आपने अपने मुँह पे कंट्रोल करना होता है, जो कि हमारा एक कम्फर्ट ज़ोन बन गया है कि हम बैठे हैं, महफ़िल में खा रहे हैं, ऐसे तमाम अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, हमें मज़ा आ रहा है। हम उस मज़े को छोड़ नहीं सकते। तो हमने अपने मज़े को छोड़ना होगा, हमने टाइम अपने जिस्म को देना होगा, हमने हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाना होगा और जब हम ये अपनाएँगे, तो फिर आपको मेडिसिन्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये ज़रूरी है कि जेनेटिक्स का भी रोल है और कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं कि जो सब कुछ भी करें लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाते और वहाँ पर इन मेडिसिन्स का रोल होता है, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस व्लॉग से, मेरे इस वीडियो से जो दूसरी एस्पेक्ट आई थी फैटी लिवर डिजीज़ और वायरल हेपेटाइटिस में क्या-क्या मुमासिलत हैं, क्या-क्या फ़र्क हैं, किस तरह हमें आगे बढ़ना होता है, ये बात आपको समझ आ गई होगी और उम्मीद है कि आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल तर्ज़ अमल अपनाएँगे और कम से कम जो हमारे हाथ में है, जो आपके हाथ में है, उसको हम एडॉप्ट करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।